हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड फीवर। आज हम टाइफाइड फीवर के बारे में जानेंगे कि टाइफाइड क्या होता है। इसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया है। इंट्रोडक्शन में क्या है? टाइफाइड फीवर इज़ एन इन्फेक्शन दैट स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। टाइफाइड फीवर कैसे होता है? जब कोई कंटामिनेटेड फूड या वाटर, मतलब कोई भी दूषित खाना या फिर पानी क्या है, कहाँ तक जा रहा है, किसी पर्सन के अंदर जा रहा है, ठीक है, मतलब पर्सन उसको खा रहा है, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उससे क्या होता है, हमारा टाइफाइड फीवर होता है। इट्स कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, साल्मोनेला एंट्रिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया। ये किसके कारण होता है, किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, जिसका पूरा नाम क्या है हमारा? साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया। टाइफाइड फीवर आल्सो नोन एज एंट्रिक फीवर। टाइफाइड फीवर को एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। एंट्रिक फीवर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारा जो बैक्टीरिया है वो किस में जाकर के इन्वेड हो जाता है, इंटेस्टाइन में इन्वेड हो जाता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में जाकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से फीवर जो पेशेंट है उसको क्या आता है, सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो फीवर आता है। और किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि वो एंट्रिक यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में बैठ रहा है, इसकी वजह से फीवर आ रहा है, इसलिए इसको एंट्रिक फीवर भी कहा गया है। इंसिडेंस का मतलब है किन लोगों में ये ज़्यादा होता है। ये मेल में फीमेल में या तो फिर इक्वल होगा या फिर मेल में ज़्यादा होगा, ठीक है। कॉमन बिटवीन 10 to 30 ईयर्स ऑफ एज। ये कॉमन होता है ज़्यादातर 10 से 30 साल के लोगों में, और ज़्यादातर मेल में इसलिए होता है क्योंकि वो लोग मोस्टली बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। इसमें हमने पैथोलॉजी बताई है। आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर, द साल्मोनेला बैक्टीरिया इन्वेड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब कंटामिनेटेड फूड या वाटर कहाँ गया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने की वजह से जो खाना गया है वहाँ पर कंटामिनेटेड फूड या वाटर की वजह से साल्मोनेला बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, वहाँ पर इन्वेड हो जाएगा, वहाँ तक पहुँच जाएगा, वहाँ पर जाके बैठ जाएगा। एंड एंटर टू द ब्लड स्ट्रीम टेम्परेरीली। और कुछ समय के लिए ये वहाँ से कहाँ जा सकता है, ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकता है। द बैक्टीरिया आर कैरीड बाय वाइट ब्लड सेल्स इन द लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। ये वाइट ब्लड सेल्स के में कहाँ के जरिए कहाँ जा सकता है? लिवर में, स्प्लीन में या फिर बोन मैरो में भी जा सकता है ये। वेयर दे मल्टीप्लाई एंड री एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। जहाँ पर ये क्या करेगा, जो बैक्टीरिया है ब्लड स्ट्रीम में मल्टीप्लाई करेगा, मतलब वहाँ लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद फिर दोबारा से कहाँ आ जाएगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, ठीक है। द बैक्टीरिया पास into the intestinal tract and can be identified in stool samples। फिर वहाँ से क्या करेगा ये बैक्टीरिया, दोबारा से इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ से स्टूल के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, स्टूल सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। स्टूल सैंपल के ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें टाइफाइड फीवर है या कोई अदर प्रॉब्लम है, अदर कोई बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स। इसमें सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, मतलब पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स आर लाइकली टू डेवलप ग्रेजुअली, ऑफन अपीयरिंग 1 to 3 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर टू द डिजीज़। साइन एंड सिम्टम्स के क्या हैं, धीरे धीरे आएंगे। जब बैक्टीरिया इन्वेड हो गया उसके बाद जब डिजीज़ होने लगती है तब उसके 1 से 3 हफ्ते के बाद धीरे धीरे इसके साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। इसमें पहला जो सिम्टम्स होता है वो होता है हमारा फीवर यानी बुखार। दैट स्टार्ट्स लो एंड इंक्रीज डेली। ये जो फीवर स्टार्ट होगा ये पहले लो होगा, मतलब हल्का फीवर आएगा, डेली हल्का हल्का बुखार आएगा, फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। पॉसिबली रीचिंग एज हाई एज 104.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये या कहाँ तक पहुँच सकता है,
104.9 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, या फिर इसको यहाँ पे हमने जो मेज़रमेंट किया है वो फ़ारेनहाइट में है और यहाँ पर क्या है सेंटीग्रेड में, या फिर सेंटीग्रेड में 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। इसमें जो अदर सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? हेडेक यानी सिर में दर्द हो सकता है, वीकनेस एंड फटीग कमज़ोरी लग सकती है, थकान, फटीग का मतलब होता है हमारा थकान, थकावट लगेगी जो भी पेशेंट है उसे। मसल एक्स का मतलब है कि जो मांसपेशियां हैं उनमें दर्द होगा, हाथों पैरों में दर्द रह सकता है। स्वेटिंग पसीना आएगा, ड्राई कफ सूखी खांसी आ सकती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख से, लॉस का मतलब कम, तो क्या है पेशेंट को भूख कम लगेगी। वेट लॉस होने लगेगा यानी वजन कम होगा। स्टमक पेन पेट में दर्द रह सकता है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, इस कंडीशन में डायरिया भी हो सकता है पेशेंट को और या फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है मतलब टाइट स्टूल का आना। स्किन रैशेस हो सकते हैं, मतलब स्किन पे रैश जो पड़ जाते हैं, लाइनें टाइप की, खुजली टाइप की स्किन रैशेस हो सकते हैं। एक्सट्रीमली स्वेलन स्टमक, बहुत ही ज़्यादा स्टमक में सूजन आ सकती है। सूजन किस वजह से आ सकती है? हमारे टाइफाइड फीवर की वजह से जो हमारा लिवर होता है, स्प्लीन होता है, उसका साइज़ क्या होता है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्टमक में सूजन आ जाती है। इसका कारण क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ का मतलब कारण। टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। टाइफाइड फीवर किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। द बैक्टीरिया स्प्रेड्स थ्रू दीज रूट्स, अब जो बैक्टीरिया है वो किस रूट से किसी पेशेंट के अंदर जा रहा है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। इसमें पहला है हमारा फीकल ओरल ट्रांसमिशन रूट। फीकल से मतलब क्या है? स्टूल से, ओरल यानी माउथ के ज़रिए। ये जो ट्रांसमिशन है ये कहाँ कैसे कैसे हो सकता है? फीसिस यानी स्टूल के ज़रिए, जैसे कोई कंटामिनेटेड चीज़ है जहाँ वहाँ से कहाँ पहुँच रहा है? ओरल रूट तक पहुँच रहा है। ठीक है। द साल्मोनेला टाइफी इज पास्ड इन द फीसिस एंड समटाइम्स इन द यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। साल्मोनेला टाइफी कहाँ तक पहुँच सकता है? फीसिस यानी स्टूल जो पॉटी होती है, और कभी कभी क्या होता है ये यूरिन में भी पाया जाता है इन्फेक्टेड पर्सन के। जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है टाइफाइड फीवर से उसके या तो फिर स्टूल में भी ये पाया जाएगा और यूरिन में भी कभी कभी पाया जाता है। If you eat food that has been handled by someone who has typhoid fever and who has not washed carefully after using the toilet, you can become infected. आपने कोई खाना खाया जो कि किसके ज़रिए बनाया गया है या फिर जिस पर्सन ने आपको दिया है वो क्या है? टाइफाइड फीवर का कैरियर है, मतलब उसको टाइफाइड फीवर है, वो टॉयलेट में से आया है, उसने अपने हाथों को अच्छे से नहीं धोया और उसने आपको कोई खाने के लिए चीज़ दी है और वो चीज़ आपने खाई, तब क्या है वो बैक्टीरिया आप तक पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथों में वो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया फिर उस खाने में लगा और उस खाने को आपने खाया, तो वो कहाँ तक पहुंच गया? आपके अंदर तक पहुंच गया। इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर टाइफाइड फीवर इज एस्टेब्लिश्ड, मोस्ट पीपल बिकम इन्फेक्टेड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। जहाँ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उनमें ज़्यादातर मोस्टली देखा गया है कि वहाँ पर क्या होता है, टाइफाइड फीवर पहले से मौजूद होता है। और वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो वहाँ का क्या है, पानी भी गंदा होगा, कंटामिनेटेड होगा, जिसकी वजह से अगर कोई पर्सन उसको पी रहा है तो उसमें भी क्या जाएगा, टाइफाइड फीवर हो सकता है। उसमें टाइफाइड फीवर का जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी वो क्या है किसी भी पर्सन के अंदर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टाइफाइड कैरियर्स। टाइफाइड कैरियर्स क्या होते हैं? अप टू 1 to 20 पीपल हु सर्वाइव टाइफाइड फीवर विदाउट बीइंग ट्रीटेड विल बिकम कैरियर्स ऑफ द इन्फेक्शन। हमारे पास आसपास कम से कम 1 से 20 पर्सन ऐसे मिल जाएंगे जो कि क्या है, टाइफाइड फीवर के साथ रह रहे हैं और उनको पता भी नहीं है कि उनको टाइफाइड फीवर है और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट भी नहीं लिया है, तो वो क्या हो गए, टाइफाइड फीवर के
टाइफाइड के क्या हो गए, कैरियर्स हो गए, क्योंकि उनके अंदर क्या है, टाइफाइड फीवर का बैक्टीरिया है। दिस मीन्स द साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कंटिन्यू टू लाइव इन द कैरियर्स बॉडी। इसका मतलब क्या है, जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है वो किसी भी पर्सन के अंदर अगर वो ट्रीट नहीं है किया जा रहा है उसको, तो वो उसी के अंदर रह रहा है। बट द कैरियर डज नॉट हैव एनी नोटिसेबल सिम्टम्स ऑफ द कंडीशन। उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उस पेशेंट में कोई सिम्टम्स है ही नहीं, ना बुखार है, ना हेडेक है, ना स्टमक पेन है, कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से जब उसे पता ही नहीं है कि उसको टाइफाइड है, तब उसका ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। बट अगर वो केयरफुली नहीं रह रहा है, सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं रखता है, हाथों को सही तरीके से धोता नहीं है, तब इसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, टाइफाइड कैरियर्स कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स का मतलब क्या है कि ये कब कब ज़्यादा हो सकता है, कि किन कंडीशंस में रिस्क रहती है कि मतलब पेशेंट को ज़्यादातर मतलब टाइफाइड फीवर हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया वहाँ से किसी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कर सकता है। वर्क इन और ट्रेवल टू एरियाज वेयर टाइफाइड फीवर इज एस्टेब्लिश्ड। या फिर कोई पर्सन वर्क कर रहा है या फिर ट्रैवल कर रहा है ऐसे जगह पर जहाँ पर टाइफाइड फीवर पहले से मौजूद है। या फिर वर्क एज अ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैंडलिंग साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। या फिर जो पर्सन है वो ऐसी जगह माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में काम कर रहा है जहाँ पर उसको साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का सैंपल कलेक्ट करके दिया है उसको मतलब डायग्नोसिस करने के लिए। बट अगर उसने केयरफुली नहीं किया तब ये क्या हो सकता है, उस पर्सन तक भी पहुंच सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन हु इज इन्फेक्टेड और हैज़ रिसेंटली बीन इन्फेक्टेड विद टाइफाइड फीवर। या फिर किसी से क्लोज कॉन्टैक्ट है जिसको पहले से क्या है, टाइफाइड फीवर है, ठीक है, तब उस दूसरे पर्सन को क्या हो सकता है, टाइफाइड फीवर हो सकता है। या फिर ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर। या फिर जो पर्सन है वो क्या है, दूषित पानी पी रहा है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लिकेशन। जो टाइफाइड फीवर है अगर वो ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं, जिनमें से पहला है हमारा इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और होल्स। या तो फिर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब अंदर ही अंदर क्या है, जो खून है वो बहेगा। या फिर होल्स हो सकता है, मतलब परफोरेट कर जाएगी हमारी इंटेस्टाइन। इसमें क्या है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और होल्स या इन द इंटेस्टाइन आर द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफाइड फीवर। ये क्या है, जो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है या फिर होल्स हो रहा है इंटेस्टाइन में, ये क्या है, बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। मतलब जब इसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसको ये प्रॉब्लम है, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तब क्या है, ये बहुत ही सीरियस फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइन में होल हो जाता है, जहाँ से क्या है, गंदगी बाहर आने लगती है। दे यूजुअली डेवलप इन द 3rd वीक ऑफ इलनेस। ये तभी होता है जब जो हमारी जो डिजीज़ है वो 3rd स्टेज तक पहुंच जाती है। इन दिस कंडीशन द स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज वॉवल डेवलप्स अ होल। इस कंडीशन में क्या है, या फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज वावल, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें कोई भी होल क्रिएट हो गया या फिर डेवलप हो गया। कंटेंट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन लीक इनटू द स्टमक। जो हमारी होल है, होल की वजह से इंटेस्टाइन में जो भी चीज़ें इकट्ठा हैं, कंटेंट्स हैं इंटेस्टाइन के, वो क्या जाने लगते हैं, स्टमक में जाने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सीवियर स्टमक पेन हो सकता है। सीवियर का मतलब एक माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है। माइल्ड मतलब हल्का, मॉडरेट मतलब उससे ज़्यादा, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा। तो सीवियर स्टमक पेन मतलब हद से ज़्यादा पेन होगा, जो कि पेशेंट को बर्दाश्त भी नहीं हो सकता, कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो उस पेन को। नौजिया हो सकती है, नौजिया का मतलब मितली आएगी।
वॉमिटिंग, उल्टियाँ हो सकती हैं, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेप्सिस कहते हैं। दिस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल केयर। इसमें क्या है, तुरंत मेडिकल केयर की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत होती है। अदर लेस कॉमन कॉम्प्लिकेशंस, अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? पैनक्रियाटाइटिस हो सकती है, पैनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो सकता है, या फिर किडनी और ब्लैडर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। किडनी या फिर यूरिनरी जो हमारा ब्लैडर है उसका क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, कि उसको फीवर कब से आ रहा है और कैसा फीवर आ रहा है, लो है, ये मतलब हल्का हल्का बुखार आ रहा है, पेशेंट खुद बताएगा ये। फिर हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, उसने कहीं पर दिखाया है या और उसने क्या क्या दवाइयाँ ली हैं, ठीक है। और उसकी हम ट्रैवल हिस्ट्री लेंगे, ये हिस्ट्री भी ले सकते हैं कि वो किस जगह पर रह रहा है, वो क्या काम करता है। इन सब चीज़ों से क्या पता लग जाता है कि मतलब पेशेंट को क्या दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट हम टेस्ट करा सकते हैं, बिडाल टेस्ट, जिसमें हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। स्टूल एंड यूरिन कल्चर करा सकते हैं। इसमें हमारा ब्लड सैंपल या फिर स्टूल एंड यूरिन कल्चर में हमारा ये पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया या फिर किस वजह से प्रॉब्लम कॉज हो रही है, उस बैक्टीरिया का नाम उसमें आ जाता है। अगर ज़्यादा दिक्कत है, स्वेलिंग हो रही है पेट में या फिर पेट में दर्द हो रहा है, तो हम क्या करा सकते हैं? यूएसजी ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? एंटीबायोटिक थेरेपी इज़ द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में मोस्टली एंटीबायोटिक ही हम चलाते हैं। एंटीबायोटिक में हम क्या दे सकते हैं? सेफ्ट्रैक्सोन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन दे सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, डॉक्टर्स ऑफन प्रिस्क्राइब दिस फॉर एडल्ट्स हु आर नॉट प्रेग्नेंट। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन हम एडल्ट पर्सन को दे सकते हैं, बट जो लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट है तो हम उसकी जगह पे क्या दे सकते हैं? ओफ्लॉक्सिसिन दे सकते हैं। अजिथ्रोमाइसिन, इन दिस may be used if a person is unable to take ciprofloxacin or the bacteria are resistant to ciprofloxacin। क्या है, कभी कभी जैसे किसी किसी पर्सन को किसी जो मेडिसिन है उससे एलर्जी होती है। अगर सिप्रोफ्लॉक्सिसिन से एलर्जी है या कोई अदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सिप्रोफ्लॉक्सिसिन नहीं ले सकता है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं? अजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। या फिर हम अजिथ्रोमाइसिन कब दे सकते हैं? जो पर्सन है वो क्या है, रजिस्टेंट है, किसके लिए? सिप्रोफ्लॉक्सिसिन के लिए, मतलब सिप्रोफ्लॉक्सिसिन उसके ऊपर असर ही नहीं करेगी, तब उसकी जगह पर हम क्या दे सकते हैं? अजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेफ्ट्रैक्सोन। दिस इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक इज एन अल्टरनेटिव इन मोर कॉम्प्लिकेटेड और सीरियस इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन थोड़ा सीरियस होता है, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है या फिर पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा है, वीकनेस बहुत है, तब हम क्या करते हैं? सेफ्ट्रैक्सोन जो हमारी एंटीबायोटिक है वो हम इंजेक्टेबल देते हैं आईवी रूट के थ्रू। ड्रिंकिंग फ्लूइड्स फॉर क्योर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए पेशेंट से कहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए या फिर लिक्विड चीज़ें पिए, बट वो कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए। IV fluids needed if patient have serious dehydration। अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, जो पानी पीने या फिर किसी भी फ्लूइड से सही नहीं होगा, तब हम क्या करते हैं? IV फ्लूइड उसको चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्जरी। अगर वो इन चीज़ों से भी सही नहीं हो रहा है, उसकी दिक्कत बढ़ती जा रही है, तब हम कहाँ किसकी तरफ जाएंगे? सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। इफ़ योर इंटेस्टाइन बिकम टॉर्न, अगर इंटेस्टाइन क्या हो गई है? टॉर्न हो गई है, यानी उसमें परफोरेट कर गई है या फिर उसमें होल हो गया, तब क्या करेंगे? यू विल नीड सर्जरी टू रिपेयर द होल, तब हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। प्रिवेंशन, इसमें हम क्या क्या प्रिवेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या जिससे डिजीज़ हो ही नहीं, ठीक है। उसमें सबसे पहला है हमारा सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हमें जो पानी पीना है या फिर उसको बॉयल करके पिएं या फिर फिल्टर्ड वाटर हो। इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, सैनिटेशन का ध्यान रखें, जिससे कोई भी फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स बाहर से आ रहे हैं उनको क्या किया? धोकर ही
इस्तेमाल किया। वॉश योर हैंड्स, हाथों को अच्छे से धोएं। अवॉइड रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कच्चे फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को अवॉइड करें। कोशिश करें कि इनको अच्छे से धो के इनका छिलका उतार कर तब खाएं या फिर इनको पका कर खाएं। चूज़ हॉट फूड्स, हल्का गर्म खाना खाएं, बिल्कुल ठंडा खाना नहीं खाएं। ये हमारा टाइफाइड फीवर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।